हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की ऑनलाइन कक्षा। इस क्रम में सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पहला पाठ, भाषा और व्याकरण। पाठ 1 है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा हम किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से। धातु क्या होता है? जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है उसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे पढ़ना शब्द है, इससे पता चला पढ़ने के काम का। लिखना शब्द है, इससे पता चला लिखने के काम का। दौड़ना से पता चलता है हमें दौड़ने के काम का। तो जिन शब्दों से किसी काम का पता चलता है उसे हम कहते हैं क्रिया। ठीक। और क्रिया को ही संस्कृत में हम कहते हैं धातु। ठीक है। जैसे पढ़ना क्रिया है तो संस्कृत में क्या होता है? पठ। लिखना संस्कृत में क्या होता है? लिख। दौड़ना संस्कृत में क्या होता है? धाव। ठीक है। अब एक हिंदी में एक क्रिया होती है बोलना। एक क्रिया होती है हिंदी में बोलना। ठीक है। बोलना क्रिया होती है। तो बोलना को संस्कृत में कहते हैं भाष। एक धातु है भाष संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो जो भाषा शब्द है वह बना है भाष धातु से। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। पहली लाइन है, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। मतलब भाष जो क्रिया है संस्कृत में उससे भाषा शब्द बना है। और भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ अभी बताया आपको क्या होता है? बोलना। तो हम कह सकते हैं कि भाषा शब्द का अर्थ होता है बोलना। अर्थात बोलकर हम अपने मन की बात कहते हैं और सुनकर दूसरे की समझते हैं। अब देखिए, जो हमारे मन के अंदर बात है, हमारे मन में जो बात है उसको हम कैसे बताएंगे दूसरों को? बोलकर बताएंगे। और दूसरे की बात कैसे समझ लेंगे? सुन करके। जब वह कुछ बोलेगा तो हम सुन लेंगे और उसकी बात को समझ लेंगे। ठीक है। तो सुनना और बोलना क्या हुआ? ये एक भाषा होती है। बिना भाषा के हम लोग जड़ हो सकते हैं। मतलब बिना भाषा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर भाषा नहीं होगी तो हम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में रहकर हमें अपनी आवश्यकता पूर्ति तथा अन्य कार्यों के लिए एक दूसरे से बात करनी पड़ती है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, और भाषा नहीं होगी तो हम बात नहीं कर सकते। यदि हम अपनी बात प्रकट नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। नीरस मतलब बिल्कुल हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। कोई काम हम सही से नहीं कर सकेंगे बिना भाषा का प्रयोग किए हुए। तो भाषा हम क्या किसे कहते हैं? बोलना और सुनना। या अब देखिए, जैसे कि मेरे मन में कोई बात है, मैं आपसे कहूँगा तो उसको बोल करके बताऊँगा, और आपके मन में कोई बात है तो आप कैसे बताओगे? बोल करके बताओगे। ठीक है। अब हमारी बात को आप कैसे समझोगे? सुन करके। ठीक। तो भाषा का काम होता है, भाषा एक माध्यम होती है, बीच में एक साधन के रूप में होती है। किसका साधन? जो हमारे मन में विचार हैं उनको हम दूसरों तक पहुंचाते हैं भाषा के माध्यम से, भाषा के द्वारा। तो भाषा केवल एक माध्यम है, एक साधन है, एक सहारा कह सकते हैं। एक सहारा है किसका? अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक सहारा है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। अब कैसे पहुंचाते हैं आगे देखिए। अब देखिए, ये 2 पिक्चर हैं। इसमें देखिए, इस वाली पिक्चर में नेताजी हैं। इनकी टेबल पर एक वृक्ष का गमला लगा हुआ है, पौधा है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पर्यावरण दिवस पर ये कुछ भाषण दे रहे हैं। तो नेताजी मुंह से बोल करके कुछ कह रहे हैं। ठीक है। और जो जनता है ये इनकी बातों को सुन करके समझ रही है। नेताजी ने अपने मन की बात बोल करके कही, और जो जनता है इन्होंने नेताजी की बात को सुन लिया, सुन करके समझ लिया। और दूसरी पिक्चर में देखिए, अध्यापिका हैं।
इनके हाथ में पुस्तक है, ये पुस्तक से पढ़ कर के छात्रों को कुछ पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं और छात्र इनकी बात को सुन कर के समझ रहे हैं। तो ये बोलना, सुनना, पढ़ना, ये सब है भाषा। इसको हम क्या कहते हैं? भाषा। अब यहाँ पर देखिए भाषा की परिभाषा दी है, ये है भाषा की परिभाषा। यह भाषा की परिभाषा क्या है? अपने मन के भाव प्रकट करने और दूसरे के समझने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अभी हमने बताया था कि भाषा क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है, एक सहारा है, जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं। तो यही परिभाषा में है, अपने मन के भाव प्रकट करने और दूसरे के समझने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में भाषा क्या होती है। अब आगे है भाषा के रूप। भाषा के रूप। भाषा के रूप। भाषा के रूप या भाषा के प्रकार, किन किन रूपों में भाषा हमारे सामने आती है। ऊपर हमने जो पढ़ा उसी से भाषा के रूप निकल कर के आते हैं दो। भाषा के दो रूप निकल कर के आते हैं, एक है मौखिक, दो रूप निकल कर के आते हैं मौखिक, ठीक, और एक रूप निकल कर के आता है लिखित। ठीक है, भाषा के दो रूप सामने आते हैं हमारे, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या? जैसे कि पहली पिक्चर में हमने ऊपर देखा था, नेताजी बोल कर के कुछ कह रहे हैं तो वह और जो जनता है वह सुन रही है। तो बोलना और सुनना ये होता है मौखिक भाषा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। और अगर पढ़े कोई पुस्तक किताब में लिखा हुआ कोई पढ़ता है या कोई नोटबुक पर कुछ लिखता है तो हम इसको कहते हैं लिखित भाषा। तो भाषा के दो रूप सामने आते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे देखते हैं भाषा के अंग। ठीक है, ये तो हो गए भाषा के प्रकार। कितने प्रकार हो गए भाषा के? दो प्रकार हो गए। अब हम भाषा के मुख्यतः अंग। भाषा के मुख्यतः तीन अंग होते हैं। ठीक है, भाषा के मुख्यतः तीन अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। ठीक, जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो लिखने के लिए, या हम किसी भाषा को बोलते हैं, बोलने के लिए तो हम जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसका प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं हम ध्वनि। ठीक है, ध्वनि। अगर हम लिखेंगे तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है? वर्ण। जैसे कि ए, क्या होता है? ए क्या है? वर्ण। वर्णमाला पढ़िए ना, वर्णमाला, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए आ ई कै खे गे घे। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? वर्ण। भाषा के तीन अंग हो गए, सबसे छोटा हो गया वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? जिसके हम और टुकड़े ना कर सकें और छोटा ना कर सकें। ठीक है, जैसे कि कै है, कै के हम क्या और टुकड़े कर सकते हैं? इसको और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब वर्णों को जोड़ करके, जो वर्ण होते हैं वर्णों को जोड़ करके बनते हैं शब्द। ठीक है, जैसे कि है कै, मैं, ले। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये शब्द हो गया। ठीक है, शब्द। तो भाषा का दूसरा अंग होता है शब्द। ठीक, अगर हम वर्णों को सार्थक क्रम में जोड़ दें तो उससे बनता है शब्द। तीसरा अंग होता है वाक्य। अगर हम शब्दों को सार्थक क्रम में जोड़ते हैं तो बनता है वाक्य। ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे नितिन पढ़ने जा रहा है, जैसे नितिन पढ़ने जा रहा है, तो ये क्या है? वाक्य। इसमें देखिए, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द। इसमें पांच शब्द हैं। इन पांच शब्दों को सही क्रम में रख करके वाक्य बनाया गया है। अगर हम इनका क्रम उलट पलट कर दें तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि क्या होती है?
देखिए, लिपि होती है किसी भी भाषा को लिखने का एक ढंग, एक तरीका। जिस तरीके से कोई भी भाषा लिखी जाती है उसे हम कहते हैं लिपि। ठीक, आपने देखा होगा हिंदी अलग तरह से लिखी जाती है, अंग्रेजी अलग तरह से लिखी जाती है, उर्दू अलग तरह से लिखी जाती है। इन भाषाओं को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जो लिखने का तरीका होता है उसी को हम कहते हैं लिपि। ठीक है, क्योंकि हर भाषा की वर्णमाला अलग होती है, इसीलिए इनका लिखने का ढंग अलग अलग होता है और इस लिखने के ढंग को हम कहते हैं लिपि। ठीक, किसी भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। चिन्ह कौन से? वर्णमाला, मतलब वर्णमाला बनाई गई है सभी भाषाओं की। इन चिन्हों के द्वारा ही भाषा अपने लिखित रूप को प्राप्त करती है। इस प्रकार भाषा को लिखने का ढंग या विधि लिपि कहलाती है। भाषा को जो लिखने का ढंग होता है उसे हम कहते हैं लिपि। अब देखिए, भाषाओं की जो लिपि है अलग अलग है। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, इनकी लिपि है देवनागरी। हिंदी और संस्कृत की लिपि है देवनागरी। ठीक, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की लिपि है फारसी। हिंदी जैसे है मैं भारतीय हूँ, अहम भारतीय अस्मि, जो छोटा आ, बड़ा आ या कै, खे, ये देवनागरी लिपि के वर्ण हैं, देवनागरी लिपि के चिन्ह हैं। इन चिन्हों से जो भाषा लिखी जाती है तो समझ लेना वह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत दोनों एक तरह से लिखी जाती हैं, एक ही ढंग से लिखी जाती हैं, एक ही वर्णमाला का प्रयोग होता है, तो इन दोनों की वर्णमाला है देवनागरी। अंग्रेजी ABCD है इसकी वर्णमाला और इसको हम कहते हैं रोमन लिपि। ठीक है, जैसे आई एम इंडियन, यह है रोमन लिपि। अब उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में, उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में। ठीक है, ये फारसी लिपि में लिखा हुआ है मैं भारतीय हूँ। अब देखिए, जैसे कि ये लिखा है मैं भारतीय हूँ, समझ लीजिए वो ढंग से मैं भारतीय हूँ। हम इसको लिख दें MAI, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। ठीक है, मैं भारतीय हूँ। अब ये बताइए कौन सी लिपि में लिखा हुआ है और भाषा कौन सी है? मैं भारतीय हूँ, हमने बोला मैं भारतीय हूँ, तो भाषा कौन सी है? अगर हम बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये हिंदी भाषा है। ये कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। लेकिन इसको लिखते हमने कौन सी लिपि में दिया? रोमन लिपि में। ABCD में लिखा है ना, ABCD के सॉरी रोमन लिपि में। ठीक है, इसको हमने लिख दिया रोमन लिपि में। तो रोमन लिपि में हम ABCD का प्रयोग करते हैं। अगर हम हिंदी को इस तरह से लिख दें ABCD की वर्णमाला में, तो इसकी लिपि देवनागरी नहीं रहेगी, तो रोमन लिपि हो जाती है। ठीक है, ये कै खे गए गए ये देवनागरी लिपि के हैं, ABCD रोमन लिपि के होते हैं। जैसे हमने लिखा था अभी मैं भारतीय हूँ, इसकी भाषा चेंज नहीं हुई, भाषा तो हिंदी ही है। भाषा चेंज कब होगी? जब हम कहेंगे आई एम इंडियन, तब इंग्लिश भाषा हो जाएगी। अगर मैं कहूँ, हम कहेंगे मैं भारतीय हूँ और इसको हम ऐसे लिख देंगे जैसे अभी लिखा था, तो ये रोमन लिपि में रहेगा। आगे देखते हैं भारत की मुख्य भाषाएं। मतलब कि भारत की जो मुख्य भाषाएं हैं, संविधान में पहले 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब इन भाषाओं को 14 सितंबर 1949 को संविधान में मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। ठीक, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, ये हैं 22 भाषाएं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है। हिंदी, संस्कृत, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उर्दू, तेलुगु, तमिल, असमिया, सिंधी, संथाली, पंजाबी, उड़िया, बांग्ला, कन्नड़, डोगरी, बोडो, मैथिली, कोंकणी, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, ये इन 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। कब? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को इनको मान्यता दी गई है। अब बोली,
बोली क्या होती है? भाषा और बोली। बोली होती है भाषा का एक छोटा रूप, बोली होता है। ठीक है, ऐसा होता है, आपने देखा होगा अगर किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ के लोगों की भाषा तुम्हें अजीब सी लगती है, अलग अलग होती है। ठीक है, बोली अलग लगती है, आपको उनकी बात समझ में नहीं आती। जैसे हम यहाँ रहते हैं मुरादाबाद क्षेत्र में, तो यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, अगर आप हरियाणा में चले जाइए हरियाणवी बोली जाती है, जयपुर में जयपुरी, यदि आप इधर पूरब की साइड में चले जाइए गोरखपुर साइड में, ठीक है, तो उधर बोली जाती है भोजपुरी। तो ये बोलियाँ होती हैं। ठीक, इनको हम कहते हैं बोली। आगे हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण क्या होता है? देखिए, व्याकरण को हम एक ग्रंथ भी कह सकते हैं। व्याकरण को एक ग्रंथ भी कह सकते हैं और एक दस्तावेज भी कह सकते हैं, एक पुस्तक भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है कि जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध, किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, उसको पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण से क्या करते हैं, व्याकरण का क्या काम है? किसी भाषा को शुद्ध रूप में हम बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। जैसे कि ये है, गाय दूध देता है, शुद्ध है अशुद्ध? अशुद्ध है, गाय दूध देता है। गाय स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। ये हमें किससे पता चला? व्याकरण से। गाय दूध, तो क्रिया हमें स्त्रीलिंग करनी है, देती है, गाय दूध देती है, तभी शुद्ध होगा। तो व्याकरण से हमें भाषा को बोलना, लिखना और पढ़ना सही ढंग से आता है, उसको शुद्ध रूप में प्रयोग करना हम सीखते हैं व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। देखिए, सारे व्याकरण, जितनी भी व्याकरण है, इसको पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार में हम क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला, वर्णों को पढ़ते हैं। शब्द विचार में हम शब्द पढ़ते हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। वाक्य विचार में हम वाक्यों के भेद, वाक्य के रूपांतर, वाक्यों का परिवर्तन मतलब, और इनको वाक्यों की अशुद्धियाँ, विराम चिन्ह आदि वाक्य विचार में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सारी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो आज केवल आपको कोई रिटन वर्क नहीं करना है, केवल इसको सही से चैप्टर को पढ़ना है बस। ठीक है, और लिखने का काम आपको कल बताया जाएगा।